हेलो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड आर्या को दिखाया जाता है, जो एक लॉयल नॉवल रीडर है और हमेशा की तरह आज भी उसने एक नॉवल ख़त्म किया होता है। लेकिन नॉवल ख़त्म होने के बाद वो काफ़ी गुस्से में थी और कहती है कि मैंने पूरी रात जागकर इस नॉवल को ख़त्म किया था। इस नॉवल की फीमेल लीड बहुत अमीर तो थी, लेकिन साथ ही साथ एक म्यूट भी थी जिसने कभी अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लिया था। फिर हमें नॉवल के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे नॉवल की फीमेल लीड बाय जीजी के डैड अपनी अडॉप्टेड बेटी की वजह से जी को स्लैप करते हैं और यहाँ तक कि उसकी शादी होने के बाद भी उसका हस्बैंड फू हंगजो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसकी मदर इन लॉ भी हमेशा उसे परेशान ही करती रहती थी, लेकिन वो कभी भी किसी को कुछ नहीं कहती थी। यहाँ तक कि जब उसके हस्बैंड ने उसकी अडॉप्टेड सिस्टर के साथ मिलकर उसे चीट किया था, तब भी उसने उन्हें कुछ नहीं कहा था और एट द एंड उन सब ने मिलकर बायजी को मार दिया था। फिर सीन वापस से नॉवल की दुनिया के बाहर आता है, जहाँ आर्या कहती है, ओ माय गॉड, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिर कौन सा ऑथर ऐसी क्रैपी स्टोरी लिखता है? क्या उस ऑथर को हम जैसे रीडर्स की कोई परवाह नहीं है? ट्रस्ट मी, अगर मैं उस नॉवल की फीमेल लीड होती ना, तो बोल बोल कर ही मैंने सबको रोस्ट कर देना था। मैं तो इस नॉवल को एक रिवेंज स्टोरी में बदल देती और कभी उन इडियट्स को मुझे तंग भी ना करने देती। फिर तभी वो अपने बेड पर लेटने लगती है, लेकिन उसी टाइम बेड पर लेटने के बजाय वो पानी में चली जाती है और नॉवल की दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाती है। फिर जब वो पानी से बाहर निकलती है तो वो एक पूल में थी और उसके सामने उसकी सिस्टर इन लॉ फू शिया बैठी होती है, जिसने जानबूझकर जी को पूल में फेंका था। फिर वो उसे बातें सुनाने लगती है और कहती है, बाय जीजी, तुम इसी ह्यूमिलेशन के काबिल हो। उस टाइम वहाँ खड़े लोग भी सब जी को देखकर हंस रहे थे। तभी आर्या सोचती है, इसने मुझे जी बुलाया, लेकिन जी तो वो नॉवल की डूम्ड फीमेल लीड थी। इसका मतलब क्या मैं नॉवल के अंदर आ गई हूँ? तभी शिया कहती है, बाय जी, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ नहीं मानूंगी और मैं जानती हूँ कि मेरा भाई भी तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हारी अडॉप्टेड सिस्टर बाय शिन याओ को पसंद करता है और इसीलिए सिर्फ याओ ही मेरी सिस्टर इन लॉ बनेगी। और वैसे भी वो मेरे भाई के बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम हमारी लाइफ से चली जाओ। उसकी बातें सुनकर जी यानी आर्या को बहुत गुस्सा आता है और वो शिया को भी अपने साथ पकड़कर पानी में फेंक देती है। फिर वो पानी से बाहर निकलकर शिया को जोर से स्लैप करती है और कहती है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ। सच में तुम्हारी जुबान तो बहुत खुली हुई है। फिर वो अपने स्लीपर्स उतारती है और सोचती है, अब अगर मैं इस नॉवल में आ ही गई हूँ तो पहले तो मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूंगी। फिर वो जोर जोर से शिया को मारने लगती है और कहती है, तुमने सबके सामने मुझे ह्यूमिलेट किया था ना, अब देखना, आज तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तभी याओ वहाँ आ जाती है और कहती है, जी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम जानती हो ना कि शिया फू हंगजो की सबसे प्यारी बहन है, अगर उन्हें ये पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो जी कहती है, फू हंगजाओ? हाँ, जैसे मैं उससे बहुत डरती हूँ ना। और तुम, पहले तुमने मुझसे मेरे पेरेंट्स को छीना और फिर मेरे हस्बैंड को, और अब तुम दोनों ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे गलती सारी मेरी है। फिर वो जोर से उनके बालों को पकड़कर खींचने लगती है। तभी फू फैमिली वहाँ आ जाती है, लेकिन अपने हस्बैंड को छोड़कर जी की नज़र सीधा उसके अंकल इन लॉ यानी कि फू हेचान पे जाती है और वो सोचती है, ओह गॉड, क्या ये सच में अंकल फू हेचान है? ये तो बहुत हैंडसम है। इनको तो हीरो ना बनाना ही सबसे बड़ा क्राइम है। फिर वो उसके पास जाने लगती है, लेकिन जाते जाते फिसल जाती है, पर थैंकफुली फू उसे बचा लेता है। उसे देखकर जी सोचती है, ये तो सच में बहुत हैंडसम है, और कहती है, हाय, क्या आप अंकल फू हेचान हैं? हेचान उससे पहली बार मिल रहा था और वो नहीं जानता था कि जी उसकी नीस इन लॉ है, इसीलिए वो गुस्से से उसे पीछे करता है। तो जी सोचती है, अरे नहीं, लगता है मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तो काफ़ी बुरा पड़ा है। फिर जी के फादर इन लॉ फूजान हेचान को बताते हैं कि जी उसकी नीस इन लॉ है और कहते हैं कि तुम आज ही अब्रॉड से वापस आए हो ना, इसीलिए तुम इसे पहचान नहीं पाए। आज का डिनर भी हमने तुम्हारे लिए ही रखा था, लेकिन इस जी ने सब कुछ खराब कर दिया। फिर वो सब घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर शिया सारा इल्ज़ाम जी पर डाल देती है और कहती है, डैड, जी ने सिर्फ मुझे पूल में ही नहीं फेंका, बल्कि इसने तो प्रेग्नेंट याओ को भी बहुत मारा था। ये सुनकर जाओ कहता है, जी, ये करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेबी को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये देखकर हेचान कहता है, हंगसो, ये तुम क्या कह रहे हो? तो फूजान कहता है, एक्चुअली ये जी की अडॉप्टेड बहन याओ है और हंगजो भी इसे बहुत पसंद करता है। तो हेचन कहता है, मेरे जाने के बाद आपने प्रेग्नेंट मिस्ट्रेस को घर के अंदर दाखिल कर लिया, क्या आप
फू फैमिली के स्टैंडर्ड्स को इतना लो समझते हैं। ये सुनकर जी हंसने लग जाती है और सोचती है इस पूरे नॉवल में सिर्फ एक हेचान ही ऐसा करैक्टर था जो रूल्स को फॉलो करता था, और एक यही था जिसने पुरानी जी के नॉवल में मरने के बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी उसकी मौत की और उसके गुनाहगारों को सजा दिलवाई थी। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ जी कहती है अब मुझे कैसे भी करके इस पावरफुल मैन के साथ रहना होगा, क्योंकि अगर ये साथ होगा तो कोई मुझे परेशान नहीं कर सकेगा। तभी फूजान कहता है हे चान, असल बात तो ये है कि शादी के 3 साल बाद भी जी हमारे खानदान को वारिस नहीं दे सकी, बस इसीलिए हमें बाहर वालों का सहारा लेना पड़ा। तभी जी भागकर हेचान के पास चली जाती है और कहती है अंकल इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। असल बात तो ये है कि इन 3 सालों में हंगजो ने कभी भी मुझे हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि इसे हमेशा से सिर्फ मेरी बहन की परवाह थी। तो क्या अब मैं अपने आप ही प्रेग्नेंट हो जाती? फिर वो हेचान के थाए पर सर रखकर कहती है अंकल आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिए ना। फिर वो अपने लॉस की बुराइयां करने लगती है और साथ साथ हेचान की टांग पर भी हाथ फेरने लगती है। फिर जब हेचान से बर्दाश्त नहीं होता तो वो उसे पीछे करता है और कहता है कि मेरी टांग पर हाथ मत लगाना। फिर वो कहता है कि बाय और फू फैमिली के दरमियान ये रिश्ता टूट नहीं सकता, क्योंकि ये रिश्ता हमारे एंसेस्टर्स ने तय किया था। तभी हंगजो कहता है लेकिन क्या मैं बाय फैमिली में शादी करना चाहता हूँ या नहीं, ये मुझसे किसी ने नहीं पूछा। तो हेचान कहता है हंगजो अगर तुम ये शादी नहीं निभाना चाहते हो तो तुम इस फैमिली से जा सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें इस फैमिली में रहना होगा तो तुम्हें कंट्रीब्यूट तो करना होगा। तो हंगजो कहता है ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि सिर्फ जी ही मेरी लॉफुल वाइफ होगी। तो हेचान कहता है अच्छा है कि तुम समझ गए हो, क्योंकि मैं कभी इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा कि फू फैमिली का वारिस कोई मिस्ट्रेस पैदा करे। तो हंगजो कहता है डोंट वरी अंकल, जैसे ही याओ और मेरा बेबी होगा हम उसे जी को दे देंगे और सारी दुनिया को यही बताएंगे कि ये मेरा और जी का बेबी है। उसकी बातें सुनकर हेचान जी से पूछता है कि क्या उसे ये मंजूर है। तो वो कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप लोगों को मैं बेवकूफ़ लगती हूँ या मेरे माथे पर स्टूपिड लिखा हुआ है? अंकल अब आपको ही इंसाफ करना होगा। फिर वो कहती है फादर इन लॉ, फू फैमिली का वारिस आपको कम लग रहे हैं क्या? अगर आपको इतने ही वारिस कम लग रहे हैं तो आप अपनी सारी गर्लफ्रेंड और मिस्टर्स से पैदा हुए बच्चों को जमा करके यहाँ पर ले आए ना, फिर आपको वारिस की कमी महसूस नहीं होगी। और अगर आपको ये बच्चे भी कम लग रहे हैं तो क्या आप अब फुटबॉल टीम बनाना चाहते हैं? ये सुनकर जान कहता है लड़की ये तुम क्या बोल रही हो, और सोचता है आखिर इसे ये सब कुछ कैसे पता चला। तभी जी सोचती है मैं यहाँ पर पूरी स्क्रिप्ट को रट कर आई हूँ, तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझे परेशान करोगे और मैं चुप रहूँगी? हाँ ब्रिंग इट ऑन बेबी, मैं तैयार हूँ, देखते हैं कि अब कौन किससे डरता है। फिर वो कहती है अंकल अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपको उन मिस्ट्रेस के एग्जैक्ट एड्रेसेस भी दे सकती हूँ। और मेरे प्यारे फादर इन लॉ, आप चाहते हैं ना कि मैं आपके बेटे की मिस्ट्रेस के बेटे को पालूँ? तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो पहले आप अपने सारे बच्चों को यहाँ पर लेकर आएँ और मदर इन लॉ से उनको पालने को कहिए। अगर वो मान जाती हैं तो फिर मैं भी मान जाऊँगी। तो जान कहता है चुप करो, आखिर तुम चाहती क्या हो? तो जी कहती है इट्स सिंपल, मैं हंगजो के बच्चे को सिर्फ तभी पालूंगी जब आप अपने सारे बच्चों को घर लेकर आएंगे, वरना तो सोचिएगा भी नहीं कि मैं इसके बच्चे को पालने वाली हूँ। तो हेचान कहता है उस बच्चे को अबॉर्ट कर दो, क्योंकि डैड कभी भी इस बच्चे को घर में दाखिल नहीं होने देंगे। फिर ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसकी बातें सुनकर जी भी काफ़ी खुश थी, फिर वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि हेचान ड्रिंक कर रहा होता है। तभी जी उसके पास आती है और कहती है अंकल डेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो हेचान कहता है तुम चाहती क्या हो? तो वो कहती है मैं बाहर आपको खाने पर ले जाना चाहती हूँ। तो वो कहता है सॉरी लेकिन मुझे अपने नेफ्यू की बीवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जी कहती है रुकें, मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। एक्चुअली मैं और हंगजो रियल कपल नहीं हैं, हम दोनों ने आज तक एक बेड भी शेयर नहीं किया, और तो और हमारे मैरिज सर्टिफिकेट भी नकली हैं। एक्चुअली हंगजो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था ना, इसलिए उसने मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए नकली सर्टिफिकेट बनवाए थे। तो चैन कहता है तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? तो जी कहती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम दोनों मैरिड नहीं हैं। तो चैन कहता है आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? तो जी कहती है आपने खुद ही कहा था ना कि बायो और फू फैमिली के दरमियान रिश्ता होना लाजमी है, क्योंकि यही रूल है। पर अब जब मेरा और हंगजो का रिश्ता नहीं चल पा रहा तो क्या हम दोनों के बीच कुछ हो सकता है? क्योंकि शादी तो आपने भी नहीं की हुई। मेरे फेस को देखिए ना, देखिए मैं कितनी प्यारी हूँ। ये सुनकर चैन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो उसे रोकती है और कहती है अंकल मुझे जवाब तो दें। तो चैन कहता है तुमने अभी मुझे अंकल बुलाया ना, तो इसका मतलब हमारे दरमियान एज गैप तो है ना, और वैसे भी दुनिया की नज़र में तुम हंगजो की वाइफ हो। अब अगर दोबारा तुमने मुझे फजूल बातों में उलझाया तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा।
लेकिन वो चुप नहीं करती और बातें करने लगती है और साथ साथ उसको तंग भी करने लगती है। लेकिन चैन फिर भी उसकी बात नहीं मानता और उसे घर से बाहर निकलवा देता है। लेकिन जी बाहर निकलकर भी हार नहीं मानती और कहती है, फू हेचान, तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगी। तभी हांगजू वहाँ आ जाता है और कहता है, तुम्हें याओ के बेबी देकर हम तुम पर एहसान कर रहे हैं, लेकिन तुमने अंकल को इसकी शिकायत लगाई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी जी उसे किक करती है और कहती है, एक तो तुम मुझे अपना इललेजिटिमेट बेबी पालने को कह रहे हो और ऊपर से मुझ पर रोब झाड़ रहे हो। अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना वरना और मार खाओगे। फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि हेचान खाना खा रहा था। तभी जी वहाँ आती है और कहती है, ब्रदर हेचान। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है, तुमने अभी मुझे क्या बुलाया? तो जी कहती है, मैंने पता किया है कि आप 32 ईयर्स के हैं और मैं 25 की। इस तरह हमारे दरमियान सिर्फ 7 साल का एज डिफरेंस है, इसीलिए अब से मैं आपको ब्रदर ही बुलाऊंगी। तो चैन कहता है, लगता है तुम मरना चाहती हो। तो वो भाग के उसके पास आती है और कहती है, नहीं नहीं ब्रदर, आप तो जानते हैं कि हंगजो ने मुझसे शादी नहीं की है। अब अगर मैं ऐसे ही यहाँ रहती रही तो ये लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो प्लीज़ आप मेरी मदद कर देना, क्योंकि आप भी मुझे बचा सकते हैं। आई प्रॉमिस, अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो मैं अच्छे से आपको सर्व करूँगी। इससे पहले चैन कोई जवाब दे, बाहर जी के डैड और उसका अडॉप्टेड बेटा बाइये याओ और जो के साथ आते हैं और जी को बुलाने लगते हैं। फिर जब जी वहाँ आती है तो वो उसे याओ के बेबी को एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानती तो उसका अडॉप्टेड भाई उसे स्लैप करता है। फिर उसके डैड भी उसकी इंसल्ट करने लगते हैं और कहते हैं, मुझे तो मैं बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। उस टाइम हेचन भी घर के अंदर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। फिर उसका असिस्टेंट कहता है, सर हमें मिस जी की मदद करनी चाहिए। तो वो कहता है, ये उनका फैमिली मैटर है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता। फिर दिखाते हैं कि जी को उनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वो कहती है, अगर आपको इस बच्चे को फू फैमिली का वारिस बनाने का इतना ही शौक है तो क्यों ना आप याओ को ओल्ड मास्टर के पास ले जाएं। फिर देखते हैं कि वो क्या करते हैं। उसकी बातें सुनकर हेचान अंदर खड़ा स्माइल करने लगता है और कहता है, लगता है जी का सब्र ख़त्म हो चुका है। चलो अच्छा है, अब ये किसी से बुली तो नहीं होगी ना। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जी को उसके डैड ज़बरदस्ती एडॉप्शन पेपर्स पर साइन करने के लिए कहते हैं और जी की ऐसी हालत देखकर हेचान को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी जी सोचती है कि आज तो मैं इन सबको छोड़ूंगी नहीं। फिर वो अपने आप को छुड़वा कर पत्थर उठाती है और सीधा बाइये के सर पे मार देती है। ये देखकर बाइये भी एक रॉड उठाता है और जी को मारने लगता है, लेकिन तभी हेचान वहाँ आ जाता है और उन्हें रोक देता है। फिर वो सबको घर के अंदर लेकर जाता है बात करने के लिए और कहता है, मेरे घर में आकर ऐसा तमाशा करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? तो मिस्टर बाई कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, हम तो बस अपनी बेटी को सुधार रहे थे। तो चैन कहता है, मुझे आप सबके रीज़न से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज से ये बात याद रखना कि बाई जीजी फू फैमिली की मेंबर है और आज से मैं इसे प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुनकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो हंगजो से भी कहता है कि अगर तुमने इसे कभी नुकसान पहुँचाया तो तुम भी मेरे दुश्मन हो गए। ये सुनकर जी स्माइल करने लगती है और सोचती है, मेरा हीरो कितना हैंडसम है। फिर चैन जो को 3 दिन के लिए एंसेस्ट्रल हॉल में नील डाउन होने की सज़ा देता है ताकि उसे उसकी हरकतों पे पछतावा हो सके। नेक्स्ट दिखाते हैं कि चैन जी को अपने घर रुकने को कहता है कि जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाती। तो जी कहती है, थैंक यू अंकल, अगर आप ना होते तो पता नहीं आज क्या होता। फिर चैन उसकी चोट पर दवाई लगाता है और कहता है, आज मैंने तुम्हें सिर्फ इसीलिए बचाया क्योंकि तुम फू फैमिली का हिस्सा हो, इसीलिए अब अपने दिमाग के अंदर और कोई फजूल ख्याल मत लाना। तो जी सोचती है, कोई बात नहीं, आई थिंक मुझे सब आराम से स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। लेकिन फिर उसे देखकर सोचती है, उफ ये कितना हैंडसम है, मेरा तो दिल कर रहा है अभी इसे खा जाऊं। बट जी होल्ड ऑन, जल्द ही ये तुम्हारा होगा। फिर वो अपने कमरे में जाकर चैन को अपना बनाने के लिए एक चार्ट लगाती है और कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, तो चैन को अपना बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यही रास्ता अपनाना चाहिए। फिर वो हर रोज़ अलग अलग चीज़ें बनाकर चैन के लिए लेकर जाती है और चैन को भी उसका बनाया हुआ खाना काफ़ी पसंद आता है। फिर थोड़े दिन के बाद चैन जी के पास जाता है और कहता है, बाय जीजी, मुझे लगता है कि अब तुम ठीक हो गई हो, इसलिए अब तुम्हें अपने घर यानी हंगजो के घर जाना चाहिए। तो वो कहती है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी क्योंकि आप मेरी शील्ड हैं, इसीलिए मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। तो चैन कहता है, मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तो मैं करूँगा, तुम बस वापस चली जाओ। तभी हंगजो की मॉम वहाँ आ जाती है और कहती है, हे चान, आपने अपने नेफ्यू को इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी थी? आपको अपने नेफ्यू का साथ देना चाहिए था, ना कि किसी आउटसाइडर का। तो चैन कहता है, आउटसाइडर? क्या आपके बेटे की बीवी आपके लिए आउटसाइडर है? और वैसे भी
हंगजो को उसकी गलतियों की सज़ा दी गई है। अगर आपको इतना ही दुख हो रहा है तो आप उसे साथ लेकर हमारी फू फैमिली से जा सकती हैं। ये सुनकर मिसेस फू कहती हैं, ब्रदर इन लॉ आप गुस्सा मत हो, आई नो आपने जो भी किया वो ठीक है। तो वो कहता है अगर ऐसी ही बात है तो आई थिंक सिस्टर इन लॉ अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। तो वो कहती है मैं जाऊँगी यहाँ से, लेकिन बाई जीजी भी मेरे साथ जाएगी। आखिर ये मेरी डॉटर इन लॉ है ना, तो इसे मेरे साथ ही चलना चाहिए। और सोचती है जी अब देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। तो जी कहती है मैं वापस नहीं जाऊँगी। ये सुनकर मिसेस फू से स्लैप करती हैं। चैन कहता है कि आपको फिजिकल नहीं होना चाहिए और पूछता है कि जी क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है हाँ, पर डोंट वरी अंकल, मैं जानती हूँ कि इनको कैसे हैंडल करना है। फिर वो मिसेस फू को ज़ोर से किक मारती है और कहती है यू ओल्ड हैग, मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग मुझे बुली करोगे और मैं चुप रहूँगी। तो मिसेस फू कहती हैं तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है, ये तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो जी कहती है अच्छा चलो तो फैमिली बुक मंगवाते हैं, फिर देखते हैं कि मेरा गुनाह बड़ा है या तुम्हारा। फिर वो मिसेस फू के पास जाती है और उसे बताती है कि वो उसके सारे अफेयर्स के बारे में जानती है, क्योंकि उसने नॉवल पढ़ा था, इसलिए उसे मिसेस फू के सारे डायलॉग्स भी याद थे। फिर वो कहती है अगर आप नहीं चाहती कि आपका ये राज खुले तो अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाएं और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसकी बातें सुनकर मिसेस फू शिया को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर चैन उसे अपने पास बुलाता है और पूछता है तुमने सिस्टर इन लॉ को ऐसा क्या कहा कि वो फ़ौरन यहाँ से चली गई। तो वो कहती है ये एक सीक्रेट है। तो चैन कहता है बाय जीजी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम दिन ब दिन बोल्डर होती जा रही हो और अब कोई भी तुम्हें हैंडल नहीं कर सकता। तो वो कहती है और कोई तो नहीं, लेकिन आप हैंडल कर सकते हैं मुझे, और आप जैसे चाहें मुझे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये इजाज़त मैंने सिर्फ आपको दी है। उसकी बातें सुनकर चैन शर्मा जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि चैन रात को सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बार बार सिर्फ जी की याद आ रही थी। और फिर फाइनली जब वो सो जाता है तो उसे ड्रीम आता है जैसे उसने और जी ने एक साथ नाइट स्पेंड कर ली है। फिर जब वो जागता है तो सोचता है कि मैं 2 साल से मॉन्क की तरह रह रहा हूँ, मुझे ऐसे ख्वाब कैसे आ सकता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जब चैन शावर ले रहा था तभी जी वहाँ आ जाती है और उसे शावर लेते हुए देख लेती है और वहीं पर फ्रीज़ हो जाती है और कहती है वाह क्या नज़ारा है। फिर जब चैन उसे देखता है तो वो गुस्से से उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर जब जी वहाँ से जाने लगती है तभी वहाँ पानी होने की वजह से उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो गिरने लगती है, लेकिन तभी चैन उसे बचा लेता है और गलती से जी से चैन का टॉवल खुल जाता है। जिसके बाद बाहर आकर जी कहती है अंकल आई एम सॉरी, मैंने ये सब जानकर नहीं किया, एक्चुअली मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं आपके वॉशरूम में बात लेने आई थी, मैं सच में आपको नेकेड नहीं देखना चाहती थी। तो वो कहता है चुप करो और दोबारा इस बारे में कोई बात मत करना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हंगजो अपनी सज़ा पूरी करके घर वापस आता है, जहाँ उसकी मॉम कहती हैं कि अब उसे जाकर किसी भी तरह बाय जीजी को मनाना होगा और उसे वापस लाना होगा, क्योंकि ओल्ड मिस्टर बाय ने अपने सारे शेयर्स बाय जीजी के नाम किए हुए हैं, जो उसका बेबी ही एक्टिवेट कर सकता है। और जब उस बच्चे के शेयर्स तुम्हें मिलेंगे सिर्फ तभी तुम अपने अंकल की बराबरी कर सकोगे, इसीलिए तुम्हें किसी भी हाल में अब जी को घर वापस लेकर आना होगा और उसे अपने बच्चे के साथ प्रेग्नेंट करना होगा। नेक्स्ट दिखाते हैं कि उस बाथरूम वाले सीन के बाद चैन जी को अवॉइड कर रहा था, इसीलिए वो असिस्टेंट के हाथ उसके लिए कॉफ़ी भिजवाती है। फिर असिस्टेंट चैन को बताता है कि सर आप मिस बाय को अवॉइड क्यों कर रहे हैं, आज उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आपके लिए कॉफ़ी बनाई है। फिर असिस्टेंट के जाने के बाद वो जी के पास जाता है और देखता है कि वो अपने पेट को पकड़कर लेटी हुई है। जो चैन कहता है जी तुम ठीक हो ना, क्या हुआ है तुम्हें, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। तो वो कहती है नहीं, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बस पीरियड क्रैम्प्स हैं, खुद ही ठीक हो जाएंगे। फिर चैन अपने असिस्टेंट से पूछता है कि ये पीरियड क्रैम्प्स को कैसे ठीक करते हैं। तो वो कहता है सर मुझे नहीं पता, मैं कौन सा कभी पीरियड क्रैम्प से गुजरा हूँ और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। फिर वो सर्च करता है और बताता है कि ऐसी कंडीशन में गर्मी की ज़रूरत होती है और आप इनके लिए ब्राउन शुगर वाटर भी बना सकते हैं। फिर चैन जाता है और उसके लिए जिंजर टी बना कर लाता है और फिर उसे अपने हाथों से वो टी पिलाता है। फिर उसे उठाकर उसके कमरे में जाकर लिटा देता है। वहाँ उसे वो चार्ट नज़र आता है जो जी ने उसे परस्यू करने के लिए लगाया था। उसे देखकर वो स्माइल करने लगता है। तभी जी उठती है और कहती है अब बच्चों की तरह मुझसे छुपना बंद करो, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये सुनकर चैन उसे प्यार से देखने लगता है। फिर नेक्स्ट डे जब जी बाहर आती है तो चैन ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और वो उससे पूछता है कि क्या अब उसके पेट में दर्द है। तो वो कहती है नहीं, अब मैं ठीक हूँ।
अंकल, मैंने आज कितने दिनों के बाद आपको देखा है, सच में मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। तभी हंगजो वहाँ आ जाता है और बहुत प्यार से जी से घर चलने के लिए कहता है। फिर उनको अकेले टाइम देने के लिए चैन जेलस होकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद जो कहता है, जी मुझे अपनी गलतियों पर एहसास है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसकी बातें सुनकर जी सोचती है, ओरिजिनल नॉवल के अंदर इसे अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ था, लेकिन वो सब तो हीरोइन के मरने के बाद हुआ था। लेकिन अभी तो मैं ज़िंदा हूँ, अब इसे कैसे इतना एहसास हो गया? ये इतना अच्छा क्यों बन रहा है? तो वो कहती है, अच्छा तो ये बताओ तुम अब मेरे साथ इतने अच्छे क्यों बन रहे हो? तो वो कहता है, क्योंकि अब मैं सच में तुम्हारे साथ अपनी शादी को सच करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा भी एक बेबी हो। तो वो कहती है, इन योर ड्रीम्स। मैं कभी भी तुम्हारे साथ बेबी प्लान नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी नज़र में तुम और मैं कभी भी हस्बैंड वाइफ नहीं थे और ना कभी होंगे। अब निकल जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ जो और जी को साथ देखने की वजह से चैन भी बहुत गुस्से में था। तभी जी वहाँ उसके लिए सूप लेकर आती है, लेकिन गुस्से की वजह से वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। तो वो कहती है, अंकल आपको क्या हुआ है? तो वो कहता है, फू हंगजो तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया था ना, तो तुम उसके साथ वापस क्यों नहीं गई? आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम एक हाथ में मुझे और ये दूसरे हाथ के अंदर हंगजो को रखना चाहती हो? फिर वो कॉफ़ी को ज़मीन पर फेंकता है और उसे टेबल पर लेटाकर कहता है, बाय जीजी, मैं तुम्हें मुझे बेवकूफ़ बनाने नहीं दूंगा। अगर तुम पूरी तरह मेरी नहीं हो सकती तो आइंदा मुझे तंग करने की कोशिश मत करना। फिर वो वहाँ से चला जाता है और जी सोचती है, आखिर अंकल को हो क्या गया है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि हंगजो जी को अपना बनाना चाहता था, इसीलिए वो दूध में एफ्रोडीजियक मिलाकर वो दूध जी के लिए लेकर जाता है। लेकिन उसे देखकर जी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। फिर वो दूध वहीं पर छोड़कर जी भी वहाँ से चली जाती है। फिर उन दोनों के जाने के बाद चैन वहाँ आता है और उसे लगता है शायद ये दूध जी ने यहाँ पर उसके लिए रखा है, इसलिए वो दूध पी लेता है। फिर दिखाते हैं कि जब रात को जी अपने रूम में सो रही थी, तभी हंगजो अंदर आकर उसके क्लोज आने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद जी ने वो दूध पी लिया था। लेकिन जी तो पूरे होश में थी। फिर जब वो उसको हाथ लगाने लगता है, तभी जी ज़ोर से ग्लास उसके सर पर मार देती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर उसे वहाँ से छोड़कर जी खुद बाहर आकर सोफे पर लेट जाती है। लेकिन लेटने के बाद वो सोचती है कि आज अंकल ने मेरे साथ इतना बुरा बिहेव किया, तो क्यों ना अब मैं जाकर उनसे एक्सप्लेनेशन मांगूं। मुझे अभी उनसे जाकर पूछना होगा। फिर वो चैन के रूम में जाती है, लेकिन एफ्रोडीजियक की वजह से चैन उसके क्लोज आ जाता है। जी कहती है, अंकल आपको क्या हो रहा है? तो चैन कहता है, तुमने मुझे ड्रग्स दिए हैं। तो वो कहती है, नहीं। तो चैन कहता है, हाथ मत लगाओ मुझे, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो जी कहती है, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो चैन कहता है, बाय जी, क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो? अगर तुम्हें मुझ में से और हंगजो में से किसी को चुनना पड़े तो तुम किसको चूज़ करोगी? तो वो कहती है, मैं पक्का आपको चूज़ करूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको पसंद करती हूँ। तो चैन कहता है, ठीक है, तो याद रखना कि तुम ये चाहती थी। फिर वो उसे किस कर लेता है और वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जी उठती है तो वो सोचती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कल रात हमने साथ में गुजारी है। तभी हेचान भी उठ जाता है। तो वो कहती है, अंकल। तो चैन कहता है, तुम अभी भी मुझे अंकल बुला रही हो? तो जी कहती है, फिर मैं आपको क्या बुलाऊं, हबी कैसा रहेगा? फिर वो शर्मा जाती है। उसे शर्माता हुआ देखकर चैन कहता है, तुम तो हमेशा से बोल्ड हो, तो अब क्यों शर्मा रही हो? तो जी कहती है, आप बहुत बुरे हैं। तो चैन कहता है, जी अब तुमने मुझे हबी बुलाया है तो याद रखना आइंदा तुम मुझे किसी और आदमी के साथ नज़र ना हो। तो जी कहती है, आप इतने पोजेसिव क्यों हो रहे हैं? तो वो कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए पोजेसिव हूँ। फिर वो दोनों किस कर लेते हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि हंगजो सुबह उठकर जी को रोक लेता है। दूसरी तरफ चैन का असिस्टेंट उसे बताता है कि रात आपके ऑफिस में हंगजो ने मिस बाई के लिए दूध रखा था। एक्चुअली वो कितने दिनों से मिस बाई को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिस बाई ने हमेशा हंगजो को इग्नोर किया था। तो हो सकता है कि वो मिस बाई के साथ ज़बरदस्ती करना चाहते हों, इसीलिए उन्होंने उस दूध में मिलाई थी। ये सुनकर चैन को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ जो जी को परेशान कर रहा था, फिर वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी चैन वहाँ आ जाता है और सिक्योरिटी को बुलवा कर उसे घर से बाहर निकलवा देता है। फिर जी से कहता है, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं देखना चाहता। तो वो कहती है, मैं उसके पास नहीं गई थी। तो वो कहता है, आइंदा कोई तुम्हारे पास भी आए तो तुम उसे दूर कर देना, समझी? तो वो कहती है, ठीक है। फिर वो दोनों किस कर लेते हैं। फिर चैन कहता है, डोंट वरी, अब दुनिया की नज़र में जल्द ही तुम मेरी बीवी बनोगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी डार्लिंग को कोई अपना कहे। ये सुनकर जी बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि हंगजो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मुझे लगता है कि अंकल जी को पसंद करते हैं, इसीलिए तो वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करते हैं
और आई थिंक कि अंकल की वजह से ही जी की ज़ुबान भी इतनी तेज़ हो गई है, वरना पहले तो बिल्कुल बोलती ही नहीं थी। तो उसकी मॉम कहती हैं डोंट वरी, मैं इसको देख लूँगी, तुम फिक्र मत करो। फिर वो अपनी सर्वेंट को बुलाती है और उसे एक दवाई देती है और उसे उसका काम करने को कहती है। दूसरी तरफ चैन का असिस्टेंट उसे बताता है कि सर, मिसेस फू ने हमारी सर्वेंट को एक मेडिसिन दी है आपको और मिस बाय को देने के लिए। हमने उस मेडिसिन को चेक किया है और हमें पता चला है कि वो एक बहुत ही तेज़ एफ्रोडीजियक की बोतल है। आई थिंक वो आपको शर्मिंदा करना चाहती हैं। सर, क्या अब हम उस नैनी को रोक दें? तो वो कहता है नहीं, करने तो जो वो करना चाहती हैं, लेकिन हाँ, सारे सबूत अपने हाथ में रखना और हर चीज़ पर नज़र रखना। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जब चैन और जी खाना खा रहे थे तभी नैनी सूप में दवाई मिलाकर वो सूप उनको ला कर देती है। फिर चैन जी को वो सूप पिला देता है। सूप पीने के बाद जी को चक्कर आने लगते हैं। फिर चैन उसे रूम के अंदर ले जाता है। वहाँ जाकर जी कहती है हनी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तो चैन कहता है डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सफ़र नहीं करने दूंगा। फिर वो दोनों नाइट स्पेंड करने लगते हैं और नैनी उसी टाइम उनकी फ़ोटोज़ खींचकर मिसेस वू को भेज देती है। फ़ोटोज़ देखकर मिसेस वू बहुत खुश होती हैं, लेकिन तभी असिस्टेंट उस नैनी को पकड़ लेता है और चैन को कहता है सर, हमारा आधा प्लान कामयाब हो गया है। तभी जी को भी होश आ जाता है और वो कहती है हे चान, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कल रात के बाद मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हमारे बीच कल रात कुछ हुआ था? तो चैन कहता है यू सिली, तुम्हें अब ये सब कुछ रियलाइज़ हो रहा है। ये सुनकर जी कहती है क्या तुम कितने बेशर्म हो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप बहुत खुश हैं? तो वो कहता है मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज के बाद हमें किसी से भी अपना रिलेशन छुपाना नहीं पड़ेगा। फिर वो जाकर शादी कर लेते हैं और अपने रियल मैरिज सर्टिफिकेट्स को ले लेते हैं। फिर जी कहती है हम फैमिली को ये कैसे बताएंगे? तो वो कहता है डोंट वरी, जब डैड आएंगे तो हम उनको सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे और अगर एक बार वो मान गए तो सब ठीक हो जाएगा और फिर मैं तुम्हें एक ग्रैंड वेडिंग दूंगा। ये सुनकर जी बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि याओ जाकर बाई से मिलती है और कहती है ब्रदर बाई, हंगजो मुझे बार बार अबॉर्शन करने को कह रहा है और जी भी हमारे बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ब्रदर, ये हमारा बच्चा है, मैं इसे ख़त्म नहीं करना चाहती। तो वो कहता है डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हंगजो जी से कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और आज मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जा कर रहूँगा। फिर वो ज़बरदस्ती जी को खींचने लगता है। तभी वहाँ एक वैन आती है और उन दोनों को किडनैप करके ले जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि चैन जाकर अपने डैड से मिलता है और उनको बताता है कि उसने शादी कर ली है और वो जल्द ही उनको अपनी वाइफ से मिलवाएगा। फिर जब वो वहाँ से जाने लगता है तभी उसे घर से सर्वेंट की कॉल आती है जो उसे बताता है कि सर, मिस बाय और यंग मास्टर दोनों को किडनैप कर लिया गया है। ये सुनकर चैन उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है और उसे लोकेशन का भी पता था क्योंकि उसने जी के कपड़ों में ट्रैकर लगाया हुआ था। दूसरी तरफ जो और जी दोनों को एक वीरान जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर याओ कहती है हंगजो, अगर तुम हमारे बच्चे को नहीं चाहते तो मैं अभी यहाँ पर अपनी जान दे दूँगी। उसे देखकर जी सोचती है ये चालाक लोमड़ी जिसने नॉवल में फीमेल लीड की जान ले ली थी, वो इतनी आसानी से अपनी जान कैसे दे सकती है। तो जो कहता है याओ, तुम जानती हो ना कि अंकल इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो याओ कहती है अगर जी मेरे बेबी को एक्सेप्ट कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जी फ़ौरन इनकार कर देती है और कहती है कि मुझसे इस चीज़ की उम्मीद मत रखना। फिर तभी बाई जो से जी को मारने को कहता है क्योंकि उसके मुताबिक अगर वो आज जी को मार देंगे तो सारी जायदाद याओ के बेबी को मिल जाएगी और इससे उनके बेबी भी सेफ रहेगा। ये सुनकर हंगजो बाई की बात मान जाता है और वो जी को ब्रिज से नीचे फेंकने लगता है। तभी जी कहती है हंगजो, याओ ने तुमसे झूठ बोला था, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये बच्चा याओ और यी का है। ये सुनकर सब शौक हो जाते हैं और याओ भी जी को झूठा साबित करने लगती है। तभी हेचान वहाँ आ जाता है और कहता है हंगजो छोड़ो उसे, लेकिन बाई की बातों में आकर जो जी को मारने लगता है। तभी बाई कहता है जो इसे मार दो क्योंकि इसके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी याओ और तुम्हारे बच्चे को मिल जाएगी। ये सुनकर जी कहती है भाई तुम कितने घटिया हो, जैसे ही याओ 18 साल की हुई थी तुमने इसके साथ रात गुजार ली थी, तुमने आज भी अपने पिलो के अंदर इसका अंडरवेयर रखा हुआ है और तुम दोनों एक दूसरे को स्वीटी और मिस्टर माइटी बुलाते हो और फू हंगजो ये दोनों सिर्फ तुम्हें प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं है तो हॉस्पिटल जाकर बेबी का डीएनए करवा लो ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। तभी चैन कहता है जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही डीएनए टेस्ट करवा लिया है। फिर वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स हंगजो को देता है और रिपोर्ट्स देखकर वो शॉक हो जाता है। फिर वो जी से कहता है तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो वो कहती है क्योंकि तुम्हें बेवकूफ़ बनता हुआ देखकर मुझे मज़ा आ रहा था। फिर चैन यी और याओ दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है और कहता है
मेरी गॉडेस को परेशान करने के लिए मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। उस टाइम बाइये को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो ईंट उठाकर चेन को मारने लगता है, लेकिन जी बीच में आकर उसे बचा लेती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जी ठीक होती है और डॉक्टर बताता है कि उसे माइनर सा स्कल फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन डोंट वरी, वो और बेबी दोनों बिल्कुल सेफ़ हैं। चैन कहता है बेबी, तो डॉक्टर कहता है जी अभी प्रेगनेंसी की फर्स्ट स्टेज है, इसीलिए आपको बहुत एहतियात करनी होगी। तो वो कहता है ओके डॉक्टर, थैंक यू। फिर तभी जी को भी होश आ जाता है। तभी चैन उसे बताता है कि वो दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये सुनकर जी शॉक हो जाती है और सोचती है ये नॉवल कितना फास्ट चल रहा है। फिर तभी उसे वॉमिट आ जाती है जो वो हेचन के ऊपर कर देती है। फिर कुछ दिनों के बाद जब जी ठीक होती है तो वो दोनों ओल्ड मास्टर से मिलने जाते हैं। उसे देखकर ओल्ड मास्टर काफ़ी गुस्सा होते हैं क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद उनसे मिलने आया था। तभी हांगजो भी अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ आ जाता है और मिसेस फू चैन और जी की फ़ोटोज़ ओल्ड मास्टर को दिखाती है। फ़ोटोज़ देखकर ओल्ड मास्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो चैन को कहते हैं कि इनको एक्सप्लेन करो। तो वो कहता है डैड ये सच है, मैं और जी अब साथ हैं। तभी मिसेस फू कहती हैं डैड सेकंड ब्रदर ने ये बहुत गलत किया है, उनको हमारी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं है, अब आपको ही कुछ करना होगा। तो ओल्ड मास्टर कहते हैं जी मुझे तुम समझदार लग रही हो, तुम मुझे बताओ कि आखिर सच क्या है। तो जी कहती है ओल्ड मास्टर जो आपने देखा है वो सच है, अब बस फ़र्क इतना है कि मैं आपको ग्रैंडपा की जगह डैड बुलाऊंगी। उसकी बातें सुनकर ग्रैंडपा को बहुत गुस्सा आता है। तभी मिसेस बाय कहती हैं मेरे बेटे की तो किस्मत ही ख़राब हो गई जो तुम जैसी बेशरम लड़की से उसकी शादी हो गई। जो लड़की अपने बहन भाई को जेल भिजवा सकती है उससे और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। तो जी कहती है सच को बदलने का गुण तो कोई आपसे सीखे, वैसे क्या आप नहीं जानती कि उनको जेल क्यों भिजवाया गया है। तो मिसेस फू कहती हैं हाँ जानती हूँ मैं, क्योंकि तुम उनसे जेलस होती थी। तो वो कहती हैं आपके पास इसका कोई सबूत है। तभी मिस्टर बाय वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं मैं हूँ सबूत, और ओल्ड मास्टर के सामने अपनी बेटी की बुराइयाँ करने लगते हैं और कहते हैं मिसेस फू सच कह रही हैं, मेरी बेटी सच में बहुत बेशरम है। उनकी बातें सुनकर जी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर तभी चैन सबको बताता है कि उन दोनों को जी को मारने की साजिश करने के जुर्म में अरेस्ट किया गया था। फिर वो सारी स्टोरी सबको सुनाता है कि कैसे हांगजो जी को ब्रिज से नीचे फेंककर उसको मारने वाला था। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर जी अपने डैड को बताती है कि याओ के पास जो बेबी है वो भी जो का नहीं बल्कि बाई का है। ये सुनकर उसके डैड हैरान होकर रोने लग जाते हैं और कहते हैं जी प्लीज़ अपने डैड को माफ़ कर दो, लेकिन वो उनको माफ़ नहीं करती और कहती है कि आपने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं, अब मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती। फिर चैन उन्हें घर से बाहर निकलवा देता है। फिर तभी हांगजो जी से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है जी क्या हम प्लीज़ आज से मैरिड कपल की तरह लाइफ गुजारें, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो जी कहती है पीछे हटो, तुम जैसे स्कम बैग के साथ कौन रहना चाहता है। फिर वो सबको अपना और चैन का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है और सबको बताती है कि 3 साल पहले जो ने झूठा मैरिज सर्टिफिकेट बनाया था और उन दोनों की तो शादी कभी हुई ही नहीं थी। ये सुनकर मिसेस फू हैरान हो जाती है, लेकिन फिर कहती है चैन चाहे जो हो, दुनिया की नज़र में जी जो की वाइफ है, तो तुम्हें इसके साथ रात नहीं गुजारनी चाहिए थी। ये जानते हुए भी तुम इसको अपने बेड के ऊपर क्यों लेकर गए। तो चैन कहता है सिस्टर इन लॉ आप इतनी इनोसेंट क्यों बन रही हैं, ये सब आपने ही तो किया था। फिर वो उस नैनी को अंदर बुलाते हैं जिसने उन्हें एफ्रोडीजियक दिया था। फिर वो नैनी भी सबके सामने बता देती है कि उसको एफ्रोडीजियक देने का हुक्म मिसेस फू ने ही दिया था। फिर चैन अपने डैड को मिसेस फू के खिलाफ सबूत भी दिखाता है। ये देखकर ओल्ड मास्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे और बहू को घर से बाहर निकलवा देते हैं और उनसे कंपनी के सारे शेयर्स भी ले लेते हैं। उनके जाने के बाद चैन कहता है डैड सिस्टर इन लॉ की वजह से मैंने जी के साथ गलत किया था, फिर इसीलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए मैंने जी से शादी कर ली थी। फिर ओल्ड मास्टर कहते हैं तुमने अच्छा किया, और वो उनके रिश्ते को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर वो दोनों उन्हें जी की प्रेगनेंसी के बारे में बताते हैं। ये सुनकर ओल्ड मास्टर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि कल मैं अपने बेटे की शादी धूमधाम से करूँगा। और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी दी एंड हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।